नमस्ते एंड वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास बैंकिंग। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ स्कूल जो हैं वहाँ पे उन्होंने पार्ट बी से स्टार्ट किया है रेदर देन चैप्टर 1। तो ऐसा नहीं है कि उनका इतना सारा सिलेबस हो गया। तो चैप्टर 1 से लेके 8 तक तो ऑलरेडी इट्स देयर ऑन द यूट्यूब माई चैनल, और अभी चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक वीडियो बना के देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि इसमें जो टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो ऑलरेडी है, तो देखता हूँ जितना कवर कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, उसमें ये सारा करते हैं। तो बात आती है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है। आपको पता है फाइनेंस क्या होता है? हाँ, आपको पता है। जब हम बोलते हैं यार, एक टर्म हमारे लिए बहुत कॉमन है, गाड़ी फाइनेंस करा ले, मोबाइल फाइनेंस करा ले, तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसा जो हम दूसरे से ले रहे हैं, है ना, बैंक से ले रहे हैं, तभी तो हमारा गाड़ी और ये सब चीजें फाइनेंस हो रही है। तो अब बात आती है इसी की मैनेजमेंट की, फाइनेंस के मैनेजमेंट। तो अगर पहले इसको और अच्छा सा क्लियर कर, ये तो मैंने आपको रियल लाइफ में क्या होता है फाइनेंस वो एक इमेजिनेशन देने की कोशिश करी कि हाँ ये मैंने सुना हुआ है। अब बात जब कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है, तो वहां पे फाइनेंस को थोड़ा और एक डेफिनेशन के साथ समझते हैं। तो फाइनेंस मींस द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस फर्म को जो पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, उसको बोलते हैं फाइनेंस। अब ये मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को फाइनेंस के साथ जोड़ के हम लोग इसकी पूरी एक डेफिनेशन बनाएंगे। तो देखो, पैसा जो चाहिए, पैसा जो चाहिए, जो पैसा आया, उस पैसे को मैंने कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और जो रिटर्न मिलेगा यानी कि जो प्रॉफिट आएगा मेरे पास, उसमें से कितना रखूं और कितना बांट दूं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोबारा बता रहा हूं, मीन्स पैसा कहाँ से लें, कंपनी को पैसा चाहिए चलाने के लिए, कहाँ से ले, कहाँ इन्वेस्ट करें, और उससे जो प्रॉफिट होगा कितना रखूं और कितना बांटूं, ये पूरी प्रोसेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में एक बार समझते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट, कम से कम कॉस्ट पे एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, efficient utilization of funds, and efficient distribution and disposal of surplus. So this whole process is known as financial management. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से अगर 6 महीने बाद भी पूछूंगा तो उनके दिमाग में फाइनेंस, देखो एक तो इमेजिनेशन में जाना बहुत जरूरी है। फाइनेंस मतलब पैसा, उसकी मैनेजमेंट। तो सर ने कैसे बताया, कहाँ से लें, कहाँ लगाएं, और उससे होने वाले प्रॉफिट को कितना रखें और कितना बांटें। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अभी चलते हैं हम आगे फटाफट अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया मनी फंड्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं इस पे ज़्यादा जोर ना देके फटाफट हम अपने इसको समझते हैं। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें समझ आ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब पैसे को कहाँ से लें, कहाँ लगाएं, और उससे होने वाले प्रॉफिट को कितना बांटें और कितना रखें। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों करते हैं भाई, एम क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आप इस सारे पैसे का कहाँ से लूँ, कहाँ लगाऊं, किस लिए लगाओगे, किस लिए सोचोगे? सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, भाई अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूँ किसी कंपनी का तो ये मैंने मैनेजमेंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कंपनी का प्रॉफिट चाहता हूँ, है ना। आपके दिमाग में भी आया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ट्विस्ट करूंगा। अपना प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट के साथ साथ मालिक अगर हूं मैं, तो मैं अपना प्रॉफिट चाहूंगा ना। उसी तरह अभी भी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर कौन है? ऑनर ऑफ द कंपनी। तो ऑनर, अभी भी मैं वही कह रहा हूं, मालिक का प्रॉफिट कराना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव। ये पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मालिक का प्रॉफिट कराना है। अभी मतलब मैं इसका थोड़ा सा और एग्जांपल रिलेट करता हूँ जो मैं अपनी क्लास में बच्चे को होता हूँ। एक बंदे से पूछा, भाई तू क्या चाहता है जीवन में?
उसने कहा यार मेरे को गाड़ी बंगला दौलत शोहरत ये सब चीजें चाहिए। और एक दूसरे बंदे से पूछा भाई तू क्या चाहता है, यार मैं विराट कोहली बन जाऊं। भाई तो विराट कोहली बनेगा तो गाड़ी बंगला दौलत शोहरत सब आ जाएंगे ना। तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो ये नहीं बोल रहा कि कंपनी का प्रॉफिट, उसने क्या बोला, मालिक का प्रॉफिट। मालिक का प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब कंपनी का खुद का प्रॉफिट होगा, जब हम पैसे को सही से इस्तेमाल करेंगे, जब हम पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो कंपनी का प्रॉफिट, सही पैसा इस्तेमाल और मालिक का प्रॉफिट। तो एक बंदे ने बोला सीधा विराट कोहली बन जाओ और एक ने बोला ये चाहिए चाहिए चाहिए। उसी तरह हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हम ये पढ़ रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ में, अब शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज, वेल्थ मतलब पैसा कैसे आएगा, जो उसने पैसा लगाया हुआ है अगर वो ग्रो करेगा तो वो अमीर हो जाएगा, जो शेयर उसके पास है उसके पैसे बढ़ जाएंगे तो वो अमीर हो जाएगा। अब शेयर के पैसे कब बढ़ेंगे, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए ये बाकी सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। देखो एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कॉस्ट जो तभी मैंने बोला एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, ताकि जो पैसा ला रहा हूं उस पर कॉस्ट जो लग रही है वो कम से कम करूं ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। कीप रिस्क अंडर कंट्रोल, अचीव इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट फंड, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जब चाहिए हो हमें। तो ये आया हमारा ऑब्जेक्टिव प्राइमरी, टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ ऑनर इन द लॉन्ग रन, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। तो ऑनर कौन हुआ, शेयर होल्डर। टर्म वेल्थ रेफर्स टू द वेल्थ ऑफ ऑनर रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ इट शेयर, बता दिया था मैंने। तो ये सारा डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पक्का। तो अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब एम, क्यों कर रहे हैं सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। हम आ गए अदर ऑब्जेक्टिव्स पे, जो मैंने बताया कि पैसा कंपनी के पास होना चाहिए। अब पैसा होगा तो कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो रेपुटेशन बढ़ेगी, रेपुटेशन से शेयर के प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड करेंगे लोग उनके कंपनी के शेयर्स। पैसे का सही इस्तेमाल करूंगा तो भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो ये अदर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अब आ रहा हूं मेन टॉपिक पे, फाइनेंशियल डिसीजंस। अब जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पता पूरा चैप्टर जो मैंने तुम्हें ये बताया था ना, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। तो पहला डिसीजन बोलूं या फंक्शन बोलूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो यही है फाइनेंसिंग डिसीजन, जो पैसा ले रहे हैं, बोलते हैं ना फाइनेंस करा ले, तो फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ लगाऊं जिससे ज्यादा लगाऊं मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जो प्रॉफिट हुआ उसको कितना रखूं और कितना बांटूं। अब 11th में या 12th में भी बिजनेस स्टडीज में जब आपको सिखाया जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो किसको बांटा जाता है, शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर को प्रॉफिट किस रूप में दिया जाता है, डिविडेंड के रूप में। कंपनी के पास, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्लियर करता हूं। जब पैसा रेज करना होता है तो कंपनी के पास दो सोर्स हैं, ऑनर फंड और बोरोड फंड। 11th में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर, अगर नहीं पढ़ा याद तो मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। ऑनर फंड में आ गया आपका इक्विटी शेयर और बोरोड फंड में आ गया डिबेंचर। इक्विटी शेयर से जब पैसा लेते हैं तो उसके ऊपर डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट और सरप्लस प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द, प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने अपने छोटे मोटे जो भी खर्चे थे वो बांट कर लिए, उसके बाद उसमें जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर जितने भी मालिक है उनको बांटती है इन द फॉर्म ऑफ देयर बोनस शेयर, या उनके अकाउंट में उनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो इस तरह से उनको डिविडेंड के रूप में वो देती है। और दूसरा आता है बोरोड फंड, जो पैसा लेते हैं। तो बोरोड फंड में डिबेंचर से लिया, बैंक से लोन लिया, तो वो उनको क्या देना होता है, इंटरेस्ट। तो इट इज नॉट अ प्रॉफिट, ये तो इंटरेस्ट तो एक खर्चा है ना। तो जब डिसीजन की बात आती है तो फाइनेंसिंग डिसीजन, कंपनी डिसाइड करती है पैसा किससे लूं, डेब्ट से लूं या इक्विटी से। दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिले, और जो प्रॉफिट आया उसको कितना रखूं और कितना बांटूं। तो क्या बांट रहा हूं मैं, डिविडेंड बांट रहा हूं। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही तीनों डिसीजन के रूप में हमारे पार्ट पोर्शन में आते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो तरह के आ गए, इन्वेस्ट करना है
शॉर्ट टर्म के लिए करूं या लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग और शॉर्ट टर्म को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन देखो आ गया कि कहाँ से लूं, डेब्ट से या इक्विटी से। मैं इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारा मेन फोकस डेब्ट और इक्विटी के ऊपर रहेगा। डिविडेंड डिसीजन, हाउ टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट। अप्रोप्रिएट ये वर्ड कहाँ पड़ा है, अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 जब आपने शुरू किया पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अप्रोप्रिएंडल अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो डिविडेंड डिसीजन में भी यही करना होता है, हाउ टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ उसको कैसे अप्रोप्रिएट करूं, कितना बांटूं और कितना रखूं। तो ये 3 डिसीजन होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस सी, इसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से आप दे सकते हो कि कंपनी के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, उसको डिसाइड करना होता है कि मैं कहाँ पर पैसा लगाऊं जहां से मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिले। सो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटिंग अबाउट हाउ द फर्म फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इट हैज 2 कंपोनेंट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि वर्किंग कैपिटल, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल बजटिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब रॉ मटेरियल खरीदना है ना, और वर्किंग लैंड बिल्डिंग मशीनरी, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब इनको इसमें हम ये पढ़ेंगे एक चीज कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई इन्वेस्ट करूं या ना करूं, क्या क्या कारण बन जाएंगे इस डिसीजन को इफेक्ट करने के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग, इन्वेस्ट करूं या ना करूं। अब आप सोच के बताओ, आप जब कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या सोचोगे, यार पैसा बिजनेस शुरू करता हूँ, कहीं पे पैसा लगाता हूँ, तो आप क्या फैक्टर इफेक्ट करोगे, यार प्रॉफिट कितना आएगा, रिटर्न कितनी आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहला फैक्टर। अगर रिटर्न है तो इन्वेस्ट कर, नहीं है तो भाई मत कर। दूसरा कि भाई इन्वेस्ट कर दूंगा, पैसे कैश फ्लो कैसा रहेगा, पैसे आएंगे जाएंगे का सीन कैसा रहेगा, पता चले मेरे पैसे जा ही जा रहे हैं और आने में कुछ भी नहीं है। तो दिस इज नोन एज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। और तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, मतलब यार इन्वेस्ट करना कैसे है, इंस्टॉलमेंट में करूं या उसके ऊपर मेरे को, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न, तो ये वाले फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, सो दीज आर द ओनली 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन। सिर्फ ही 3 ही फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे आसान है, 3 ही फैक्टर है। फिर आया अच्छा इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वाई। अच्छा वो जो मैं आपको बोल रहा था, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सोच समझ के लेना, ठीक है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस कैसे बताओगे, तो उसके मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी कि लैंड बिल्डिंग, तो इसका पहला कारण है भाई बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। भाई क्यों, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें, पहला कारण, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आज लगाऊंगा बहुत लंबे टाइम बाद रिटर्न, जैसे कि मैंने स्कूल खोला या हॉस्पिटल खोला, एक दिन में नहीं चलेगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगी लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत सोच समझ के लेना। तीसरा जो इन्वेस्ट किया, इरिवर्सिबल डिसीजन, अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो रिवर्स नहीं कर सकते भाई। वो आप कहोगे सर मैं तो कर लूंगा, स्कूल में तोड़ो हॉस्पिटल बनाओ, अरे भाई बना लो भाई, किसने मना किया है, लेकिन सारा का सारा लॉस, इतना पैसा लगा दिया और वो जीरो, फिर से दोबारा से, तो इसलिए इट इज कॉल्ड, इट इज एन इरिवर्सिबल। इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करना, बिकॉज इट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट, इट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, irreversible decision, and fourth and the last, risk involved, बहुत रिस्क इन्वॉल्व है भाई, पता नहीं चले या ना चले, सोच समझ के पैसा लगाना। तो these are the 4 factors why कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चों जिनको नहीं समझ आया एक बार दोबारा बता रहा हूं,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन से शुरू किया। 3 डिसीजन थे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। तो पहला हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ा। इन्वेस्टिंग डिसीजन 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म इज ऑल्सो नोन एज फिक्स कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिर इसका मैंने एग्जांपल दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना, ये हमारे गुड्स खरीदना, ये हमारी जो रिकरिंग नेचर में आ जाते हैं और जो 1 साल के अंदर अंदर की इन्वेस्टमेंट है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है जैसे हमने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, जो कि हमारे पास लॉन्ग टाइम मेरे बिजनेस के लिए मेरे को अपने पास रखनी है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। अब ये इसके फिर हमने दोनों के फैक्टर कॉमन है कि भाई व्हाट आर द फैक्टर कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो उसमें फैक्टर 3 पड़े, कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। फिर हमने पढ़े कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई कैपिटल, इस पर केस स्टडी का एग्जांपल भी देता हूँ, शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बंदा था मिस्टर मोहन या राम, जो भी पकड़ लो आप, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और नो ही जॉइंस हिज फादर एंसेस्ट्रल बिजनेस में ज्वाइन किया। वो चाह रहा था कि इसको ग्रो करे, तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। तो उसका एक फ्रेंड था जिसने उसके साथ MBA करी थी और वो ही इज इनटू काउंसलिंग एंड दिस करियर, और इसके ऊपर काउंसलिंग करना, इन्वेस्टमेंट काउंसलर था। तो उसने उससे सजेशन ली। तो उसने कहा भाई देख, प्रपोजल तो बहुत ही अच्छा है लेकिन बहुत सोच समझ के दियो। अब नीचे क्वेश्चन आया, वाई हिज फ्रेंड टोल्ड हिम टू टेक दिस डिसीजन, बहुत सोच समझ के। ऐसे आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, सोच समझ के। तो पहले तो आपको ये मेकआउट करना पड़ेगा, भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे तो बहुत सोच समझ के लेना है। तो बताओ क्यों? तो यानी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन थी, तो आपको व्हाट आर द फैक्टर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों सोच समझ के लेना। तो फिर से वही बात, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, irreversible decision and risk involved. So these are the 4 reasons. Now we are done with the investment decision, jumping to the financing decision. अब फाइनेंसिंग डिसीजन ना, इसमें डिसाइड क्या करना होता है, ये डिसाइड करना है कि किससे पैसा लें, डेब्ट से या इक्विटी से। अब ये उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जिनको डेब्ट और इक्विटी के बीच में डिफरेंस पता होंगे। डेब्ट और इक्विटी के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, डेब्ट का पैसा कर्जा है, इक्विटी का पैसा फिक्स्ड लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल है फॉर द कंपनी, जो कि उसको वापस नहीं करनी जब तक वो चल रही है। दूसरा, डेब्ट का पैसा और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इक्विटी का पैसा जो आया वापस नहीं देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं देना, उसके ऊपर क्या देना है, डिविडेंड। वो भी कब? जब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो भी नहीं देना, बच गए। तीसरा, डेब्ट से जो पैसा लेता हूँ तो उनके पास कंट्रोल नहीं जाता, लेकिन इक्विटी से जब पैसा लेता हूँ तो वो इक्विटी शेयर होल्डर, ऑनर ऑफ द कंपनी बन गए, तो दे हैव द राइट टू कंट्रोल, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, उनका राइट चला जाएगा, ऑनर है कंपनी के। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको इसके फैक्टर अफेक्टिंग समझ आएंगे। ठीक है, तो भी मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन बताया क्या होता है, डेब्ट से लें या पैसा लेना है, फाइनेंसिंग डेब्ट से लूँ या इक्विटी से। ठीक है, अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग तो 3 तो इसमें ना देखो आगे ना, फर्म नीड अ जुडिशियस मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। तो डेब्ट, अच्छा अब इसमें आता है डेब्ट के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर फंड फिक्स कमिटमेंट होती है, जब देंगे जब वहाँ खत्म हो जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो मैं इसमें बच्चों को देखो, इसमें अलग अलग है। तो 3 तो मैं इसमें बताता हूँ, आपकी कॉस्ट है, एक येरी कॉस्ट, दूसरा आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट, और एक इसमें फैक्टर आएगा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। 3 तो कॉस्ट है, 3 कॉस्ट के पॉइंट याद कर लो। अब ये क्या है कॉस्ट? भाई जिससे पैसा ले रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी, जिसका कॉस्ट कम पड़ेगा उसी से लूँगा। दूसरी कॉस्ट जो मैंने, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये होती क्या है, पहले तो ये समझो, फ्लोटेशन कॉस्ट पैसा रेज करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आप सर ये क्या बता दिया भाई, डेब्ट लोगे या इक्विटी लोगे, इक्विटी शेयर इशू करने लोगों को, तो आप एडवर्टीजमेंट करोगे, पैम्पलेट्स बनाओगे, कंपनी के बारे में एड वेड आओगे, प्रोस्पेक्टस बनवाओगे, ये सब चीज़ें बनवाओगे और फिर लोगों को इनवाइट करोगे, आओ भैया मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, शेयर खरीदो मेरी कंपनी के।
तो ये सब चीज़ें फ्री में तो होंगी नहीं, तो ये पैसा खर्च होगा। तो इस सारे पैसे को खर्च करने को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आप ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? क्योंकि आप लोगों को बोल रहे हो शेयर खरीदो, जब शेयर खरीदेंगे तो आपका पैसा आएगा। तो मैंने क्या लाइन बोली? फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स पैसा रेज करने के लिए जो पैसा लगा रहा हूं उसको फ्लोटेशन कॉस्ट। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेजिंग मनी थ्रू सिक्योरिटीज इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अब जिसका फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट वाले पॉइंट में भी इसमें भी, जिसका कॉस्ट कम होगा आई विल गो फॉर दैट सोर्स। और वैसे अगर पूछा जाए इन जनरल कि किसका कॉस्ट कम होता है, तो योर आंसर ऑलवेज, हमेशा, डेब्ट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी नहीं है, डेब्ट इज द चीपेस्ट सोर्स। आप कहोगे सर ब्याज भी दे रहे हैं फिर भी वो सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है, उसका भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलो अभी इसके एक जो, हाँ एक और जो मैंने बोला था कॉस्ट का, फ्लोटेशन कॉस्ट और एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। पीरियड ऑफ फाइनेंस इसमें नहीं दिया हुआ, चलो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बता देता हूं मैं। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ? मेरे बिजनेस को चलाने की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है, मतलब मैं ऑलरेडी इतना खर्चा 10 लाख रुपए का खर्चा कर रहा हूँ महीने का, रॉ मटेरियल, रेंट, बिजली का बिल, सैलरी 10 लाख, और अब मैंने डेब्ट से ले लिया, तो मेरे पर एक और ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक और खर्चा आ जाएगा मेरे सिर पे फिक्स, जो मेरे को इंटरेस्ट देना ही देना है। तो भाई मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा हूँ, तो मैं और नहीं झेल सकता, तो आई विल गो फॉर इक्विटी। और अगर मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है देन आई कैन गो कि चल यार डेब्ट से ले ले, है ना। तो आप कहोगे सर जब आप खुद कह रहे हो डेब्ट सस्ता, तो कंपनी हमेशा डेब्ट से क्यों नहीं लेती? तो और ये सारे फैक्टर ध्यान रखने होते हैं ना, कि भाई अगर मेरा ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, चाहे वो सस्ता भी है, तो भी मैं उससे नहीं लूंगा, मैं आई विल गो फॉर इक्विटी। ठीक है, अब और कारण जो मैंने दोनों के डिफरेंस बताए थे उससे क्लियर होंगे। रिस्क, पैसा ले रहे हो और उसमें रिस्क बहुत है, जिस चीज के लिए भी ले रहे हो, जेब में डालने के लिए तो ले नहीं रहे, इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हो, रिस्क इन्वॉल्व है, और पता है कि भैया अगर पैसा डूब गया डेब्ट को तो वापस देना ही देना है, इक्विटी को फिर भी हाथ जोड़ देंगे, भाई गया पैसा, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आई विल गो फॉर इक्विटी अगर रिस्क हाई है, अगर रिस्क लो है आई विल गो फॉर डेब्ट। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। कैश फ्लो पोजीशन, जेब में पैसा है, मैं इंटरेस्ट दे सकता हूं, कैश फ्लो अच्छी है मेरी, व्हेन आई कैन पे द इंटरेस्ट आई विल गो फॉर द चीपेस्ट सोर्स, आई विल गो फॉर डेब्ट। लेकिन अगर कैश ही नहीं है मेरे पास, मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, आई विल गो फॉर इक्विटी। नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, जो मैंने बताया था, कंट्रोल कंसिडरेशन मैंने कहा था कि अगर डेब्ट से लेते हैं तो कंट्रोल नहीं जाता, तो अगर मैं चाहता हूं कंट्रोल मेरे हाथ में बना रहे, तो मैं किससे पैसा लूंगा? डेब्ट से। क्योंकि अगर मैंने इक्विटी से पैसा लिया, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे पैसा लेते ही, तो मेरा कंट्रोल उनको भी, वो भी मीटिंग में बैठेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे, तो कंट्रोल लूज हो जाएगा, तो आई विल गो फॉर इक्विटी। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर जब हमें डिविडेंड सिर्फ तब देना है कि जब प्रॉफिट हो, तो फिर हम उससे ले सकते हैं हम तो ड्यूरिंग बूम फाइनेंस कैन बी। अब स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, दो मार्केट की कंडीशन होती है, पहले तो इसको समझते हैं, मैं दूसरी कहानी बाद में बताता हूँ। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट दो तरह की स्टेट होती है, बूम और रिसेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बियरिश फेज और बुलिश। बुल, बुल मतलब बैल, कैसे मारती है? सिंग उठा के, मतलब उठी हुई मार्केट। बूम इज ऑल्सो नोन एज बुलिश, और बियर, भालू हमेशा पंजा मारता है ऐसे नीचे को झपड़ करके, तो गिरी हुई मार्केट। तो अगर मार्केट नीचे गिरी हुई है तो मैं किससे लूंगा पैसा? बच्चे हमेशा, क्या मैक्सिमम बच्चे ही बोलते हैं कि सर मार्केट गिरी हुई है तो आई विल गो फॉर इक्विटी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ये सोचते हैं कि भैया मार्केट गिरी हुई चल रही है तो रिस्क क्यों लेना, इक्विटी से ले लेते हैं। लेकिन इसका पॉइंट ये नहीं है, मार्केट गिरी हुई चल रही है, आपने तो चलो इक्विटी के लिए बोला, लेकिन उस समय जब मार्केट गिरी हुई है, कोई बहुत सारे लोग डरते हैं भाई रेट गिर रहे हैं, तो कोई शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं करता, तो कंपनी हैव टू गो फॉर डेब्ट। और जब मार्केट उठ रही होती है, सबको दिख रहा है शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, भाई फटाफट शेयर खरीद। तो इसीलिए बुलिश फेज में कंपनी गो फॉर डेब्ट एंड बियरिश फेज में, सॉरी, बुलिश फेज में कंपनी गो फॉर इक्विटी एंड बियरिश फेज में कंपनी गो फॉर डेब्ट। तो कंफ्यूजन मत
क्रिएट करना, ठीक है। एंड हाँ, तो ये हमारे मैक्सिमम फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे कवर हो गए। नाउ द लास्ट, डिविडेंड डिसीजन, कि कितना रखना है और कितना। अच्छा, पहले तो ये पता होना चाहिए इस डिसीजन में डिसाइड क्या करना है, यही डिसाइड करना है कितना रखूं और कितना बांटूं। तो दिस इज व्हाट द डिविडेंड डिसीजन सेज। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड, इसके भी फैक्टर अफेक्टिंग आते हैं। हाँ, तो फैक्टर अफेक्टिंग में आया, पहला आया हमारा अर्निंग। इसके भी वैसे लगभग 3 से पॉइंट आ जाते हैं। पहला आता हूँ अर्निंग। अगर मेरी अर्निंग अच्छी है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो भाई कमा रहे हैं, बांटो डिविडेंड, कोई बात नहीं, शेयर होल्डर की हमारी गुडविल बढ़ेगी। तो अर्निंग अगर अच्छी है तो डिविडेंड ज़्यादा, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग एक पॉइंट आता है इसमें, आई थिंक वो देखता हूँ शायद ऊपर नीचे देने को, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एक अर्निंग, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मतलब मेरा हर साल मुझे पता है इतने करोड़ रुपए मेरे आने हैं, तो मेरी अर्निंग क्या है, स्टेबल है। जब स्टेबल है, पता है भाई फिर करोड़ों रुपए आना है, अरे भाई बांट दे। लेकिन अगर पता है कि स्टेबल अर्निंग नहीं है, इस साल आए अगले साल आए ना आए, भाई कम बांटो, क्योंकि अर्निंग स्टेबल नहीं है, तो डिविडेंड कम। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर मेरे पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, यानी कि कंपनी का एक प्रपोजल है यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो ग्रोथ मिलेगी, तो कंपनी डिविडेंड क्या करेगी, कम बांटेगी। क्योंकि भाई पैसा लगाना है उस प्रोजेक्ट में, तो भाई बांट क्यों रहे हो, फिर कहाँ से लोगे, इसलिए कम बांटो। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो अच्छा है तो बांट दो, नहीं अच्छा तो रख लो। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी बोलते हैं इस पॉइंट को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आता है कि आपके शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है। अगर कंपनी में आपके यंग और रिच शेयर होल्डर है, तो वो कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, आप री इन्वेस्ट करो ताकि फ्यूचर में और ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो डिविडेंड कम। लेकिन अगर कंपनी में शेयर होल्डर ओल्ड एज और थोड़े एवरेज फैमिली के हैं, तो वो कहते हैं भाई हमारा घर इसी से चल रहा है, आप डिविडेंड, तो दे प्रेफर टू मोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा केस स्टडी में भी आया हुआ है एक बार क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम बैक। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन टैक्सेशन पॉलिसी। अच्छा, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या आता है, हमारा इसका इन्वर्स रिलेशन है। जो मैं तुम्हें वो कॉस्ट वाली बात बता रहा था ना, आई नीड टू चेक, नहीं अभी नहीं देखता, चलो अभी नेक्स्ट क्लास में एक पॉइंट समझा दूंगा इसको डिटेल में, अभी फिलहाल बताता हूँ। अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो हम डिविडेंड कम देंगे, और टैक्स रेट कम होगा तो डिविडेंड ज़्यादा। इसका कारण ये होता है कि हमें डिविडेंड के ऊपर जो है टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, वो अगले पॉइंट एक क्लास में समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन रखना, टैक्स ज़्यादा तो डिविडेंड कम, टैक्स कम तो डिविडेंड ज़्यादा। इशू ऑफ बोनस शेयर, अब ये कंपनी विद लार्ज रिजर्व मे आल्सो डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेस एट सिग्निफाई ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड एनहांस इट्स रेपुटेशन आल्सो। तो ये भी, ये बोनस शेयर एक फैक्टर दिखा दिया इन्होंने, जो कि अभी हमारे सिलेबस आपको बुक में नहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, एक ये आता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट, कि कंपनी के ऊपर ना एक लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। तो कानूनी तौर पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि भाई आप इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटोगे, क्योंकि आपने औरों का भी पैसा ले रखा है, तो आप डिविडेंड इतना इस तरह से नहीं बांटोगे, तो वो लीगल। और एक इसी में आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, देखो कंपनी के पास दोनों सोर्स हैं। अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मैंने पढ़ाया था ना वहाँ पे, तो मैंने डेब्ट किएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि लोन बैंक्स, उनसे बोला भाई इतना मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दो या 50 करोड़ रुपए दे दो। तो जब वो मेरे को देंगे तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे कि भाई आपने डिविडेंड इससे ज़्यादा नहीं बांटना, क्योंकि आपने हमारा पैसा भी वापस करना है। तो इसलिए वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, एंड दिस फैक्टर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो आज के लिए इतना पढ़ा रहा हूँ। आई बिलीव आपको ये समझ आया। हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़े डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक कवर कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास बैंकिंग। और आई बिलीव आपको समझ आया है, और अगर नहीं आया इसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए प्लीज सेंड योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नमस्ते।